होली की छुट्टी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी। फाइनल पास करने के बाद मुझे एक प्राइमरी स्कूल में जगह मिली जो मेरे घर से 11 मील पर था। हमारे हेड मास्टर साहब को छुट्टियों में भी लड़कों को पढ़ाने की सनक थी। रात को लड़के खाना खाकर स्कूल में आते और हेड मास्टर साहब चारपाई पर लेट कर अपने खर्राटों से उन्हें पढ़ाया करते। जब लड़कों में धौल धप्पा शुरू हो जाता और शोरगुल मचाने लगता, तब यकायक वह खरगोश की नींद से चौंक पड़ते और लड़कों को दो चार तकाचे लगा के फिर अपने सपनों के मज़े लेने लगते। 11-12 बजे रात तक यही ड्रामा होता रहता, यहाँ तक कि लड़के नींद से बेकरार होकर वही टाट पर सो जाते। अप्रैल में सालाना इम्तहान होने वाला था, इसलिए जनवरी से ही हाय तौबा मची हुई थी। नाइट स्कूलों पर इतनी रियायत थी कि रात की क्लासों में उन्हें न तलब किया जाता था, मगर छुट्टियां बिल्कुल न मिलती थी। सोमवती अमावस्या आई और निकल गई, बसंत आया और चल गया, शिवरात्रि आई और गुजर गई, और इतवारों का तो जिक्र ही क्या है। एक दिन के लिए कौन इतना बड़ा सफ़र करता। इसलिए कई महीनों से मुझे घर जाने का मौका न मिला था, मगर अब की मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि होली पर ज़रूर घर जाऊंगा, चाहे नौकरी हाथ से ही क्यों न धोनी पड़े। मैंने एक हफ्ते पहले से ही हेड मास्टर को अल्टीमेटम दे दिया कि 20 मार्च को होली की छुट्टी शुरू होगी और बंदा 19 की शाम को रुखसत हो जाएगा। हेड मास्टर साहब ने मुझे समझाया कि अभी लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम नौकरी कितनी मुश्किलों से मिलती है और कितनी मुश्किलों से निभानी पड़ती है। नौकरी पाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसको निभाना। अप्रैल में इम्तहान होने वाला है, 3-4 दिन स्कूल बंद रहा तो बताओ कितने लड़के पास होंगे। साल भर की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा कि नहीं। मेरा कहना मानो, इस छुट्टी में ना जाओ। इम्तहान के बाद जो छुट्टी पड़े उसमें चले जाना। ईस्टर की 4 दिन की छुट्टी होगी, मैं एक दिन के लिए भी न रोकूंगा। मैं अपने मोर्चे पर कायम रहा, समझाने बुझाने डराने धमकाने और जवाब तलब किए जाने की होशियारी का मुझ पर असर न हुआ। 19 को ज्यों ही स्कूल बंद हुआ, मैंने हेडमास्टर साहब को सलाम भी न किया और चुपके से अपने डेरे पर चला आया। उन्हें सलाम करने जाता तो वह एक न एक काम निकाल कर मुझे रोक लेते। रजिस्टर में फीस की मीज़ान लगाते जाओ, औसत हाजिरी निकालते जाओ, लड़कों की कापियाँ जमा करके उन पर संशोधन और तारीख सब पूरी कर दो। गोया यह मेरा आखिरी सफ़र है और मुझे ज़िंदगी के सारे काम अभी ख़त्म कर देने चाहिए। मकान पर आकर मैंने चटपट अपनी किताबों की पोटली उठाई और अपना हल्का लिफाफ कंधे पर रखा और स्टेशन के पास चल पड़ा। गाड़ी 5:05 पर जाती थी। स्कूल की घड़ी हाजिरी की वक्त हमेशा आधे घंटा तेज़ और छुट्टी के वक्त आधा घंटा सुस्त रहती थी। 4 बजे स्कूल बंद हुआ था। मेरे ख्याल में स्टेशन पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त था। फिर भी मुसाफिरों को गाड़ी की तरफ से आमतौर पर जो अंदेशा लग रहा था और जो घड़ी हाथ में होने पर भी और गाड़ी का वक्त ठीक मालूम होने पर भी दूर से किसी गाड़ी की गड़गड़ाहट या सीटी सुनकर कदमों को तेज़ और दिल को परेशान कर दिया करता था, वह मुझे भी लगा हुआ था। किताबों की पोटली भरी थी, उस पर कंधे पर लिफाफ बार बार हाथ बदलता था, लपका चला जाता था, यहाँ तक कि स्टेशन कोई 2 फर्लांग से नजर आया। सिग्नल डाउन था। मेरी हिम्मत भी उस सिग्नल की तरह डाउन हो गई। उम्र के तकाजे से 102 कदम दौड़ा जरूर, मगर यह निराशा की हिम्मत थी। मेरे देखते देखते गाड़ी आई, 1 मिनट ठहरी और रवाना हो गई।
स्कूल की घड़ी यकीनन आज और दिनों से भी ज़्यादा सुस्त थी। अब स्टेशन पर जाना बेकार था। दूसरी गाड़ी 11 बजे रात को आएगी। मेरे घर वाले स्टेशन पर कोई 12 बजे पहुंचेगी और वहां से मकान पर जाते जाते 1 बजे जाएगा। इस सन्नाटे में रास्ता चलना भी एक मोर्चा था जिसे जीतने की मुझ में हिम्मत न थी। जी में तो आया कि चलकर हेडमास्टर को आड़े हाथों लूँ, मगर जब्त किया और चलने के लिए तैयार हो गया। कुल 12 मील ही हो तो हैं। अगर 2 मील ही घंटा भी चलूँ तो 6 घंटों में घर पहुंच सकता हूँ। अभी 5 बजे हैं। ज़रा कदम बढ़ाऊँ जाऊँ तो 10 बजे यकीनन पहुंच जाऊँगा। अम्मा और मुन्नू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहुँचते ही गरम गरम खाना मिलेगा। कुल्हाड़े में गुड़ पक रहा होगा। वहाँ से गरम गरम रस पीने को आ जाएगा। और जब लोग सुनेंगे कि मैं इतनी दूर पैदल आया हूँ तो उन्हें कितना अचरज होगा। मैंने फौरन गंगा की तरफ पैर बढ़ाया। यह कस्बा नदी के किनारे था और मेरे गांव की सड़क नदी के उस पार से थी। मुझे इस रास्ते से जाने का कभी संयोग न हुआ था, मगर इतना सुना था कि कच्ची सड़क सीधी चली जाती थी। परेशानी की कोई वक्त न थी। 10 मिनट में नाव पर पहुंच जाऊंगा। बस फर्राटे भरता चल दूंगा। 12 मील कहने के तो होते हैं तो कुल 6 कोस, मगर घाट पर पहुंचा तो नाव से ही आधे मुसाफिर भी न बैठे थे। मैं कूद कर जा बैठा खेवे के पास। पैसे भी निकाल कर दे दिया, लेकिन नाव है कि वहीं अचल ठहरी हुई है। मुसाफिरों की संख्या काफ़ी नहीं है। कैसे खुले लोग तहसील और कचहरी से आते जाते वो बढ़ते जाते और मैं हूँ अंदर भूना जाता हूँ। सूरज नीचे दौड़ा चला जा रहा होगा, गोया मुझसे बाजी लगाए हुए हैं। अभी सफ़ेद था, फिर पीला होना शुरू हुआ और देखते देखते लाल हो गया। नदी उस पर क्षितिज पर लटका हुआ जैसे कोई डोल कुएं पर लटक रहा है। हवा में कुछ खुनकी भी आ गई। भूख भी मालूम होने लगी। मैंने आज धर जाने की कुछ और हड़बड़ी में रोटियां न पकाई थी। सोचा था कि शाम को तो घर पहुंच जाऊंगा। लाओ 1 पैसे के चने लेकर खा लूं। उन दानों ने इतनी देर तक तो साथ दिया, अब पेट की पेचीदगियों में जाकर न जाने कहाँ गुम हो गए। मगर क्या है गम है, रास्ते में क्या दुकानें होगी। 2-4 पैसे की मिठाइयाँ लेकर खा लूँगा। जब नाव उस किनारे पहुंची तो सूरज सिर्फ आखिरी सांस बाकी थी। हालांकि नदी का पाट बिल्कुल पेदे में थे, चिमट कर रह गया था। मैंने पोटली उठाई और तेजी से चला। दोनों तरफ चने के खेत में जिनके उड़े फूलों ओस सका हल्का सा पर्दा पड़ चला था। बेअख्तियार एक खेत में घुसकर बूट उखाड़ लिए, टूंगता हुआ भागा। सामने 12 मील की मंजिल है, कच्चा सुनसान रास्ता। शाम हो गई है। मुझे पहली बार गलती मालूम हुई, लेकिन बचपन की जोश ने कहा क्या बात है, 1-2 मील तो दौड़ ही सकते हैं। 12 को मन में 1760 से गुणा किया, 20,000 गज ही तो होते हैं। 12 मील के मुकाबले में 20,000 गज कुछ हल्के और आसान मालूम हुए हैं। और जब 2-3 मील रह जाएगा तब तक एक तरह से अपने गांव में ही हूँगा। उसका क्या शुमार। हिम्मत बंध गई। इक्के दुक्के मुसाफिर भी पीछे चले आ जाते और इत्मीनान हुआ। अंधेरा हो गया। मैं लपका जा रहा हूँ। सड़क के किनारे दूर से एक झोपड़ी नजर आती है। एक कुप्पी जल रही है। जरूर किसी बनिए की दुकान होगी और कुछ न कुछ तो गुड़ और चने तो मिल ही जाएंगे। कदम और तेज करता हूँ। झोपड़ी आती है, उसके सामने एक क्षण के लिए निकल खड़ा हो जाता हूँ। 4-5 आदमी उगड़ू बैठे हुए हैं। बीच में एक बोतल है। हर एक के सामने एक एक कुल्हाड़। दीवार से मिली हुई ऊंची गद्दी है, उस पर साहजी बैठे हुए हैं। उनके सामने कई बोतलें रखी हुई है। जरा और पीछे हटकर एक आदमी कढ़ाई में सूखे मटर भून रहा है। उसकी सोंधू खुशबू मेरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ जाती है। बेचैन होकर जेब में हाथ डालता हूँ और 1 पैसा निकाल कर उसकी तरफ चलता हूँ, लेकिन पाँव आप भी रुक जाते हैं। यह कलवारिया है। खोचे वाला पूछता है क्या लोगे। मैं कहता हूँ कुछ नहीं और आगे बढ़ जाता हूँ। दुकान भी मिली तो शराब की।
गोया दुनिया में इंसान के लिए शराब रही सबसे ज़रूरी चीज़ है। यह सब आदमी धोबी और चमार होंगे, दूसरा कौन शराब पीता है देहात में। मगर वह मटर का आकर्षक सोधापन मेरा पीछा कर रहा है और मैं भागा जा रहा हूँ। किताबों की पोटली जी का जंजाल हो गया है। ऐसी इच्छा होती है कि इसे यही सड़क पर पटक दूँ। उसका वजन मुश्किल से 5 सेर होगा, मगर इस वक्त मुझे मन भर से ज़्यादा मालूम हो रही है। शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। पूर्णमासी का चाँद पेड़ों के ऊपर जा बैठा और पत्तियों के बीच से ज़मीन की तरफ झांक रहा है। मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ, मगर दर्द बिल्कुल नहीं है। भूख भूख ने सारी चेतना को दबा रखा है और खुद पर हावी हो गई है। आहा, यह गुड़ की खुशबू कहाँ से आई? कहीं ताज़ा गुड़ पक रहा है। कोई गांव का करीब होगा। हाँ, वह आमों के झुरमुट में रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ पैसे 2 पैसे का गुड़ बेचेगा और यूँ मुझसे गंगा न जाएगा। मालूम नहीं क्यों, क्या समझे आगे बढ़ता हूँ, मगर जबान से लार टपक रही है। गुड़ से मुझे बड़ा प्रेम है। जब कभी किसी चीज़ की दुकान खोलने की सोचता था तो वह हलवाई की दुकान न होती। बिक्री हो या ना हो, मिठाइयाँ तो खाने को मिलेगी। हलवाइयों को देखो, मारे मोटापे के हिल नहीं सकते, लेकिन वह बेवकूफ़ होते हैं। आराम मतलब के मारे तोड़ निकाल लेते हैं। मैं कसरत करता रहूँगा, मगर गुड़ की वह धीरज की परीक्षा लेने वाली, भूख को तेज करने वाली खुशबू बराबर आ रही है। मुझे वह घटना याद आती है। अब अम्मा 3 महीने के लिए अपने मायके या मेरी ननिहाल गई थी और मैंने 3 महीने के एक मन गुड़ का सफाया कर दिया था। यही गुड़ के दिन थे। नाना बीमार थे, अम्मा को बुला भेजा था। मेरा इम्तहान पास था, इसलिए मैं उनके साथ न जा सका। मुन्नू को लेती गई। जाते वक्त उन्होंने एक मन गुड़ लेकर उस मटके में रखा और उसके मुंह पर कसोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। मुझे सख्त से ताकीद कर दी कि मटका न खोलना। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया। वह हांडी में 1 हफ्ते में सपाचट कर दी। सुबह को दूध के साथ गुड़, रात को फिर दूध के साथ गुड़। यहाँ तक जायज़ खर्च था, जिस पर अम्मा को भी तेज एतराज़ न हो सकता। मगर स्कूल से बार बार पानी पीने के बहाने घर आता और 2-1 पिंडियाँ निकाल कर खा लेता। उसकी बजट में कहाँ गुंजाइश थी। और मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि वह हर वक्त नशा सवार रहता था। मेरा घर में आना गुड़ के सिर सामत आना था। 1 हफ्ते में हाड़ी का जवाब दे दिया, मगर मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के ध्वज आने में अभी 2.25 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन की आह के साथ सब्र जाता और मटके को बंद कर दिया और संकल्प कर लिया कि इस हांडी को 3 महीने चलाऊंगा। चले या ना चले, मैं चलाऊंगा। मटके को वह 7 मंजिल मत समझूंगा जिसे रुस्तम भी न खोल सका था। मैंने मटके की पिंडिया को कुछ इस तरह कैंची लगाकर रखा कि जैसे बाज़ दुकानदार दिया सलाई की डिब्बियाँ भर देते हैं। एक हांडी में गुड़ खाली हो जाने पर भी मटका मुंह पर भरा रहता था। अम्मा को पता ही चलेगा सवाल जवाब की नौबत कैसे आएगी, मगर दिल और जान में वह खीस ताना शुरू हुई कि क्या कहूँ। और हर बात जीत और जबान के हाथ रहती है। 2 अंगुली की जीभ के दिल जैसे सहजोर पहलवान को नचा रही थी। जैसे मदारी बंदर को नचाए, उसको आकाश में उड़ता और 7वें आसमान से मसूबे बांधता और अपने ओम अवफरण को कुछ नहीं समझता। बार बार इरादा करता कि दिन भर में 5 पिंडियों से ज़्यादा न खाऊं, लेकिन यह इरादा शराबियों की तौबा की तरह 2 घंटों ज़्यादा न टिकता। मलहम लगाए घूमेंगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी न पसंद करेगा। कसमें खाता विद्या की, माँ की, स्वर्गीय पिता की, गौ की, ईश्वर की, मगर उनका भी वह हाल होता। दूसरा हफ्ता खत्म होते होते हांडी भी खत्म हो गई। उस दिन मैं बड़े भक्तिभाव से ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, यह मेरा चंचल लोभी मन मुझे परेशान कर रहा है। मुझे शक्ति दो कि उसको वश में रख सकूं। मुझे अष्टधात की लगाम दो जो उसके मुंह में डाल दूं। यह अभागा मुझे अम्मा से पिटवाने और घुड़कियाँ खिलवाने पर तुला हुआ है।
तुम्ही मेरी रक्षा करो तो बेच सकता हूँ। भक्ति की विह्वलता के मारे मेरी आंखों से दो चार बूंदें आंसुओं को भी गिरी, लेकिन ईश्वर ने भी इसकी सुनवाई न की और गुड़ की बुभुक्षा मुझ पर छाई रही। यहाँ तक कि दूसरी हाड़ी का मरसिया पढ़ने की नौबत आ गई। संयोग से उन्हीं दिनों 3 दिन की छुट्टी हुई और मैं अम्मा से मिलने ननिहाल गया। अम्मा ने पूछा, गुड़ का मटका देखा है? चींटे तो नहीं लगे? सीलत तो नहीं पहुंची? मैंने मटकों को देखा कि कसम खाकर अपनी ईमानदारी का सबूत दे दिया। अम्मा ने मुझे गर्व के नेत्रों से देखा और मेरे आज्ञा पालन के पुरस्कार स्वरूप मुझे एक हाड़ी निकाल लेने की इजाज़त दे दी। हाँ, ताकीद भी करा दी कि मटका का मुँह अच्छी तरह बंद कर देना। अब तो वहाँ मुझे एक एक दिन एक एक युग मालूम होने लगा। चौथे दिन घर आते ही मैंने पहला काम तो जो किया, मटका खोलकर हाड़ी भर गुड़ निकालना था। एक बारगी 5 पीढ़ियाँ उड़ा गया। फिर वही गुड़बाजी शुरू हुई। अब क्या गम है। अम्मा की इजाज़त मिल गई थी। सयां भले कोतवाल 8 दिन में हाड़ी गायब। आखिर मैंने अपने दिल की कमजोरी से मजबूत होकर मटके की कोठरी के दरवाजे पर ताला डाल दिया और कुंजी दीवार के एक मोटी संधि में डाल दी। अब देखे तुम कैसे गुड़ खाते हो। इस संधि में कुंजी निकालने का मतलब यह था कि 3 हाथ दीवार खोद डाली जाए और हिम्मत मुझ में न थी। मगर 3 दिन में ही मेरे धीरज का प्याला छलक उठा और इन 3 दिनों में ही दिल की जो हालत थी वह बयान से बाहर थी। सीरी यानी मीठे गुड़ की कोठरी की तरफ से बार बार गुजरता और अधीर नेत्रों से देखता और हाथ मल कर रह जाता। कई बार ताले को खटखटाया, खींचा, झटके दिए, मगर जालिम जरा भी न हुमसा। कई बार जाकर उस संधि की जांच पड़ताल की, उसमें झांक कर देखा, एक लकड़ी से उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, मगर उसकी तह न मिली। तबीयत खोई हुई सी रहती थी। न जाने न खाने पीने में कुछ मज़ा था, न खेलने कूदने में। वासना बार बार युक्तियों की जोर से दिल को कायल करने की कोशिश करती। आखिर गुड़ और किस मज्र की दवा है, उसे फेंक तो देता नहीं, खाता ही तो ही हूँ। क्या आज खाया और क्या 1 महीने बाद खाया, इसमें क्या फ़र्क है। अम्मा ने मनाही की है बेशक, लेकिन मुझसे एक उचित काम से अलग रखने का क्या हक है। अगर वह आज कहे खेलने मत जाओ, या पेड़ पर मत चढ़ो, या तालाब में तैरने मत जाओ, या चिड़ियों के लिए कंपा मत लगाओ, तितलियां मत पकड़ो, तो क्या मैं मान लेता हूँ। आखिर चौथे दिन वासना की जीत हुई। मैंने तड़के उठकर एक कुदाल लेकर दीवार खोदना शुरू किया। संधि थी ही, खोदने में ज़्यादा देर न लगी। आधे घंटे घनघोर परिश्रम के बाद दीवार से कोई गज भर लंबा और 3 इंच मोटा चप्पड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा और संधि की तह में वह सफलता की कुंजी पड़ी हुई है, जैसे समुंदर की तह में मोती की सीप पड़ी हुई हो। मैंने झटपट उसे निकाला और फौरन दरवाज़ा खोला। मटके से गुड़ निकालकर हाड़ी में भरा हूँ और दरवाज़ा बंद कर दिया। मटके में इस लूटपाट से स्पष्ट कमी पैदा हो गई थी। 1000 तरकीबें आजमाने पर भी इसका गढ़ा न भरा। मगर अब की बार मैंने चटोरेपन का अम्मा की वापसी तक खात्मा कर देने के लिए कुंजी को कुएं में डाल दिए।
किस्सा लंबा है। मैंने कैसे ताला तोड़ा, कैसे गुड़ निकाला और मटका खाली हो जाने पर कैसे फोड़ा और उसके टुकड़े रात को कुएं में फेंके और अम्मा आई तो मैंने कैसे रो रो कर उनसे मटके के चोरी जाने की कहानी कही। यह बयान करने लगा तो यह घटना जो मैं आज लिखने बैठा हूँ अधूरी रह जाएगी। चुनाचे इस वक्त गुड़ की उस मीठी खुशबू ने मुझे बेसुध बना दिया, मगर मैं सब्र करके आगे बढ़ा। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी, शरीर थकान से चूर होता था हो जाता था, यहाँ तक कि पांव कांपने लगे। कच्ची सड़क पर गाड़ियों के पहियों की लीक पड़ गई थी। जब कभी लीक में पांव चला जाता तो मालूम होता किसी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा हूँ। बार बार जी में आता यही सड़क के किनारे लेट जाऊं। किताबों की छोटी सी पोटली मन भर की लगती थी। अपने को कोसता था कि किताबें लेकर क्यों चला। दूसरी जबान का इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, मगर छुट्टियों में एक दिन भी तो किताब खोलने की नौबत न आएगी। खामखा यह बोझ उठाए चला आता हूँ। ऐसा जी झुझुलाता था कि इस मूर्खता के बोझ को वहीं पटक दूं। आखिर टांगों ने चलने से इनकार कर दिया। एक बार मैं गिर पड़ा और संभल कर उठा तो पांव थरथरा रहे थे। अब बगैर कुछ खाए और उठना दूभर था, मगर यहाँ क्या खाऊं। बार बार रोने को जी चाहता था। संयोग से एक ईख का खेत नजर आया। अब मैं अपने को न रोक सका। चाहता था कि खेत में घुसकर 4-5 ईख तोड़ लूं और मज़े से रस चूसता हुआ चलूं। रास्ता भी कट जाएगा और पेट में कुछ पड़ भी जाएगा, मगर पेट पर पांव रखा ही था कि कांटों में उलझ गया। किसान ने शायद मेड़ पर कांटे बिखेर दिए थे। शायद बेर की झाड़ी थी। धोती कुर्ता सब कांटों में फंसा हुआ था। पीछे हटा तो कांटों की झाड़ी साथ साथ चली। कपड़े छुड़ाना लगा तो हाथ में कांटे चुभने लगे। जोर से खींचा तो धोती फट गई। भूख तो गायब हो गई। फिक्र हुई कि इन नई मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं। कांटों को एक जगह से अलग करता तो दूसरी जगह चिमट जाते। झुकता तो शरीर में चुभते। किसी को पुकारूं तो चोरी खुली जाती। अजीब मुसीबत में पड़ा हुआ था और उस वक्त मुझे अपनी हालत पर रोना आ गया। कोई रेगिस्तानों की खाक छानने वाला आशिक भी इस तरह कांटों में फंसा नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे में गला छूटा, मगर धोती और कुर्ते के माथे गई। हाथ और पांव छलनी हो गए और घाते में अब तक एक कदम आगे रखना मुहाल था। मालूम नहीं कितना रास्ता तय हुआ, कितना बाकी है। न कोई आदमी न आदमजात, किससे पूछूं। अपनी हालत पर रोता हुआ जा रहा था। एक बड़ा गांव नजर आया।
बड़ी खुशी हुई, कोई न कोई दुकान मिल ही जाएगी, कुछ खा लूँगा और किसी के साइबान में पड़ रहूँगा। सुबह देखी जाएगी। मगर देहातों में लोग सरे आम सोने के आदी होते हैं। एक आदमी कुएं पर पानी भर रहा था। उससे पूछा तो उसने बहुत ही निराशाजनक उत्तर दिया, अब यहाँ कुछ न मिलेगा, बनिए नमक तेल रखते हैं, हलवाई की दुकान एक भी नहीं, कोई शहर थोड़े ही है, इतनी रात तक दुकान खोले कौन बैठा रहे। मैंने उससे बड़े विनती के स्वर में कहा, कहीं सोने को जगह मिल जाएगी। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी जान पहचान का यहाँ कोई नहीं है। जान पहचान का कोई होता तो तुमसे क्यों पूछता? मैंने जवाब दिया, जान पहचान का होता तो तुमसे कौन पूछता? तो भाई अनजान आदमी को यहाँ नहीं ठहरने दोगे? इसी तरह कल एक मुसाफिर आकर ठहरा था। रात को एक घर में सेंध पड़ गई। सुबह को मुसाफिर का पता न था। तो क्या तुम समझते हो मैं चोर हूँ? किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता। अंदर का हाल कौन जाने। नहीं ठहराना चाहते, नहीं न सही, मगर चोर तो न बनाओ। मैं जानता यह इतना मनहूस गांव है तो इधर आता ही क्यों। मैंने ज़्यादा खुशामद न की। जी जल गया। सड़क पर आकर फिर आगे चल पड़ा। इस वक्त मेरे होश ठिकाने न थे। कुछ खबर नहीं किस रास्ते से गांव में आया था और किधर चला जा रहा था। अब मुझे अपने घर पहुंचने की उम्मीद न थी। रात यूं ही भटकते हुए गुजरेगी, फिर इसका क्या गम कि कहाँ जा रहा हूँ। मालूम नहीं कितनी देर तक मेरे दिमाग की यह हालत रही। अचानक एक खेत में आग जलती हुई दिखाई पड़ी कि जैसे आशा का दीपक हो। ज़रूर वहाँ कोई आदमी होगा, शायद रात काटने को जगह मिल जाए। कदम तेज किए और करीब पहुँचा कि एकाएक एक बड़ा सा कुत्ता भौंकता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। इतनी डरावनी आवाज़ थी कि मैं कांप उठा। एक पल में वह मेरे सामने आ गया और मेरी तरफ लपक कर भूखने लगा। मेरे हाथों में किताबों की पोटली के सिवा और क्या था। न कोई लकड़ी थी, न पत्थर। कैसे भगाऊं? कहीं बदमाश मेरी टांग पकड़ ले तो क्या करूं? अंग्रेजी नस्ल का शिकारी कुत्ता मालूम होता था। मैं जितना धत धत करता था उतना ही वह गरजता था। मैं खामोश खड़ा हो गया और पोटली ज़मीन पर रख कर पाँव से जूते निकाल लिए। अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार तो हाथ में हो। उसकी तरफ गौर से देख रहा था कि खतरनाक हद तक मेरे करीब आए तो उसके सिर पर इतने ज़ोर से नालदार जूता मार दूं कि याद ही तो करे। लेकिन शायद उसने मेरी नीयत ताड़ ली और इस तरह मेरी तरफ झपटा कि मैं कांप गया और जूते हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़े। और उसी वक्त मैंने डरी हुई आवाज़ में पुकारा, अरे खेत में कोई है? देखो यह कुत्ता मुझे काट रहा है। ओ महतो, देखो तुम्हारा कुत्ता मुझे काट रहा है।
जवाब में मिला कौन? अभी तो यह कहानी पूरी नहीं है। कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 कहानी सुनिए। धन्यवाद।